हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। तो फ्रेंड्स, हमारी बार्क की जो स्पेशल साइंस की क्लासेस चल रही थी उसका आज हमारा दूसरा सेट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पहले सेट को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। इस क्लास में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बार्क के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल हमारी सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। अब देखिए, हम जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं उसके संभवतः जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पूरी तरह कराने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में होती है, लेकिन कितना होती है? तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितना होती है इसको भी समझ लेते हैं। तो वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या होती है? प्रकाश की चाल हमारी निर्वात में होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? किसको? प्रकाश वेग को। जब प्रकाश शब्द आ रहा है तो इसके बारे में जितना हो सकता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? तो प्रकाश वेग को जो ज्ञात किए थे वो कौन थे? हमारे रोमर थे। प्रकाश वेग को ज्ञात करने वाले रोमर थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? इसको भी देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी बार्क की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, यानी बार्क में आपको 20 मार्क्स लाने हैं। 50 में से 20 लाने हैं। 20 की साइंस होती है, उसमें से आप कम से कम 15 साइंस कर ले जाएंगे। जितनी क्लासेस हमारी चल रही हैं बस उसको आप लोग ध्यान से देखते जाइए। तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है हमारी 3900 एंगस्ट्रॉन, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर हमारी 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में हमारी क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे यह और बनता है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है। अब देखिए, प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके कारण निश्चित होता है? तो वह तरंग दैर्घ्य के कारण निश्चित होता है। एक बार फिर से सभी क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पहला हमने क्या बताया? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में होती है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितनी होती है? तो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बना, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? तो रोमर ने किया था सर्वप्रथम ज्ञात। उसके बाद अगला क्वेश्चन बना कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बना कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है, किसके कारण निश्चित होता है? तो तरंग दैर्घ्य के कारण निश्चित होता है। इसमें 5-6 क्वेश्चन बने और इसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बार्क की तैयारी कर रहे हैं तो इसके आने वाली वैकेंसी, LP की वैकेंसी जो, उसके लिए भी आपको क्या रहेगा? ये बेनिफिट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है काला? यहाँ पे काला होगा। तो बोल रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात आती है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। कभी कभी ये भी तो पूछा जाता है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, लेकिन जो हमारा समुद्र का जल नीला दिखाई देना, जल नीला दिखाई देना, जल नीला दिखाई देगा किसके कारण दिखाई देगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक क्वेश्चन हमारा आता है अपवर्तन, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। सभी क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तारे जो हमारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। उसके बाद एक हमारा क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो आपको हम बता दें कि हीरा का चमकना, हीरा जो हमारा चमकता है, तथा मृच्छका जो बनती है हमारी, वह किसके कारण बनती है? प्रकाश परावर्तन के कारण। इसको लिख सकते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हमारा हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, हीरा का चमकना, हीरा चमकता भी है तथा मृग मरीचिका बनती है। और एक और बनता है हमारा कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारा इंद्रधनुष का जो निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक बार फिर से सभी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको बार्क में 50 में 20 मार्क्स लाने हैं। अगर आप इससे बाहर हो जाएंगे तो आप स्टेज 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसमें बेनिफिट आपको मदद करेगा आपकी साइंस और मैथ, इन दोनों पोर्शन को आप मजबूत कर लीजिए, आप 50 में 20 आराम से कर ले जाएंगे। पहला हमारा क्या था, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो जल, जो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, कैसे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे हमारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमने 3 चीज़ बताई है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पहला हमने बताया हीरा का चमकना, दूसरा हमने बताया मृग मरीचिका का बनना, और तीसरा हमने बताया इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। तो आप कह सकते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होती है, तो आपको बता दें सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वह हमारी लाल रंग की होती है। अधिक सबसे किसकी हो गई, लाल रंग की हो गई। और सबसे कम किसकी होती है, भी यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सबसे कम होती है वह बैगनी रंग की होती है। ठीक, सबसे कम हमारी बैगनी रंग की हो गई। एक हरा रंग क्या होता है, तो जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग है, ये बीच का जो रंग होता है इंद्रधनुष में वो हमारा हरा रंग होता है। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है, तो आपको हरा रंग क्या करना है, बताना है। और कभी कभी पूछ देगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसको भी यहाँ पे समझ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है उसका आप लोग हम निचोड़ बताएंगे कि उससे कितने क्वेश्चन संभवतः आपको बन सकते हैं, पूरे हम कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक हमारे पूछता है कभी कि मूल रंग कहलाते हैं, तो जो हमारे मूल रंग होते हैं वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, नीला, लाल और हरा। नीला हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद हरा हो जाएगा। ये हमारे कौन से रंग हैं, मूल रंग हो गए। और उसके बाद कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ पे तो बताइए, नहीं सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पराबैंगनी कीड़ों की खोज किसने की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। पराबैंगनी, कभी कभी एक बार आपको आ जाए पराबैंगनी कीड़ों की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे रिटर ने की थी। किसने की थी, रिटर। पराबैंगनी कीड़ों की खोज रिटर ने की थी। एक बार सभी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हमारी लाल रंग की होती है। उसके बाद सबसे कम हमारी किसकी होती है, बैगनी रंग की होती है। उसके बाद हरा रंग जो होता है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। उसके बाद नीला रंग जो होता है हमारा क्या होता है, नीला, लाल और हरा हमारे मूल रंग होते हैं। पराबैंगनी कीड़ों की खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार हमारा नाइक्रोम का बना होता है। ये तो सबको पता होगा। अब बात करता है कि जो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह किसका होता है, तो हमारा वो हो जाएगा किसका, टंगस्टन का। ये बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो हमारा टंगस्टन का होगा। कापर की बात करेगा तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है कापर। सबसे अधिक तो होता है हमारा चांदी होता है, लेकिन गुड कंडक्टर माना जाता है कापर को। उसके बाद विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट करेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ की जो विद्युत बल्ब में जो हमारा जो गैस भरी जाती है वो हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। बल्ब में कौन सी गैस, नाइट्रोजन।
चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या बताया, जो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का होता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, उल्टा सिस्टम चलता है। जो हमारी निकट दृष्टि दोष होती है उसमें हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। उल्टा है, अगर निकट बोलेगा, निकट दृष्टि दोष यानी हमें दूर का नहीं दिखाई देगा, पास का तो दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जब हमें दूर की वस्तु न दिखाई दे। अब एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देगी। तो उसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमें उसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उसके लिए उत्तल लेंस। उल्टा है, जो दोष है वह तो दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष है, निकट दिखाई देगा, दूर की नहीं दिखाई देगी तो अवतल लगा देंगे। अगर दूर दृष्टि दोष है, दूर की दिखाई देगा, नज़दीक की नहीं दिखाई देगा, तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित होता है हमारा, वो नाभिकीय विखंडन पर है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे है, नाभिकीय विखंडन पर। और एक आता है नाभिकीय संलयन, इस पे हमारा हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। कौन सा है, इस पे हमारा हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत हमारा है वह किस पे आ जाएगा, हमारा नाभिकीय संलयन पर आ जाएगा। लेकिन नाभिकीय विखंडन पर जो था हमारा परमाणु बम का सिद्धांत था। 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए आप लोगों को। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है, तो वो हमारा होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है हमारा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग इतने क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, पहला बोला है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, और उसका हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है इसमें। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। तो आपको बता दें कि जो द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु हमारी होती है वह क्या होती है, पारा होती है। ये तो सबको पता होगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु जो होती है हमारी, उसको पारा बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारा, अभी द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु। अभी तक तो आप सुने थे कि द्रव की अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा, लेकिन अगर पूछ देगा द्रव की अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु की बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु क्या हो जाएगी, हमारी ब्रोमीन हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने पीछे अभी नाभिकीय विखंडन की बात की थी ना, तो अगर कहीं अगर आपको पूछ देगा कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या प्रयुक्त होता है, तो हमारे न्यूट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा हमारी अमीटर से मापी जाती है। यह क्वेश्चन हमारे आ गया दिमाग में क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लीजिए कि जो विद्युत धारा हमारी कैसे मापी जाती है, तो वह अमीटर से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है हमारा, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अब अदिश राशि नहीं है तो हमारा दिया इसमें है कार्य, ताप, समय और बल। अब हमें इसमें अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर समझना है। तो देखिए जो हमारी अदिश राशि होती है इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारी सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और दिशा
दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारी अदिश राशि में कौन कौन सी राशि आती हैं? कार्य हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ऊर्जा भी हो जाएगा, ताप भी हो जाएगा, समय भी हो जाएगा। इसी में ऊर्जा भी आता है, अदिश राशि में ऊर्जा भी हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा क्या होता है? चाल भी होता है। इसी में ऊर्जा भी हो जाएगा, चाल भी हो जाएगा। कार्य, ताप, समय, ऊर्जा, चाल, ये सब हमारी जितनी राशियाँ हैं ये सब हमारी अदिश राशियाँ हैं। इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी इसमें से पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, इसमें कौन सी अदिश राशि है। ये देखिए हमारा बल हमारा क्या है? बल हमारा जो है वह सदिश राशि है। इसी में त्वरण आ जाता है, त्वरण भी हमारा क्या है? सदिश राशि है। बल, त्वरण, उसके बाद संवेग भी आता है, संवेग भी आ जाएगा, आवेग भी आ जाएगा, उसके बाद विस्थापन भी आ जाएगा। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? सदिश राशि। ये सब कौन सी राशियाँ हैं? ये सब सदिश राशियाँ हैं। और ऊपर की जो थी हमारी अदिश राशियाँ थी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बार बार इसमें कन्फ्यूजन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ, यहाँ पे शुष्क बर्फ की बात की जा रही है। तो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, यह क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ, यह हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है इसमें तत्व का सबसे छोटा भाग है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग जो हमारा होता है वह परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है, तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग, और रासायनिक यौगिक हम बनाते हैं तो उसका सबसे छोटा भाग क्या होता है? हमारा अणु होता है। और तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है, परमाणुओं से मिलकर हमारे अणु बने होते हैं। तो पूछेगा अगर रासायनिक यौगिक का, तो क्योंकि तत्वों से मिलकर ये हमारा यौगिक बना होता है, ठीक है। और उसी तरह अगर पूछेगा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग, तो आप क्या बताएंगे? अणु बताएंगे, ठीक है। चलिए यह देखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को कैसे मिलेंगे अभी देखिए बताते हैं। तो पूछेगा पहला क्वेश्चन आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन की खोज हमारा हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। और जेम्स चैडविक ने क्या की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है एंडरसन। तो एंडरसन जो थे हमारे पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। किसकी खोज? पॉजिट्रॉन की खोज हमारे एंडरसन ने किए थे। तो आपको कितने क्वेश्चन मिले यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान, एक जो भी कोई हमारा तत्व होता है उसकी एक द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान भार होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो जब द्रव्यमान संख्या समान होगी तो समभारिक होगा। समभारिक, द्रव्यमान समान है तो समभारिक। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान समान है तो समभारिक। अगर यहीं पे बात कर दे कि जो परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो समस्थानिक। अगर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा तो समस्थानिक होगा। अंतर समझिए, अगर द्रव्यमान समान होगा तो समभारिक और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा तो समस्थानिक। इन दोनों में यही अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक की खोज हमारी रदरफोर्ड ने किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान दीजिए इसको भी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है क्या? और जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इसमें पूछ देगा अभी आप लोगों को कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? और किसी तत्व में परमाणु में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन,
तो उनकी संख्या क्या कहलाएगी, उन दोनों के अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु संख्या। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन परमाणु के नाभिक में हमारे क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि विद्युत आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे। तो जो विद्युत आवर्त सारणी हमारी प्रस्तुत किए थे वह मोसले ने प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी है, तो इसको किसने किया था, मोसले ने किया था। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे नाम आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ड्रोबेनियर, तो डोब्रेनियर ने जो किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण, तत्वों का सबसे पहले क्या किए थे, ये वर्गीकरण किए थे। किसने, डोब्रेनियर ने किया था। चलिए अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है। बोल रहा है मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस हमारा जो कहलाता है फ्रेंड्स, वह होता है मेथेन होता है। उसके बाद नोबेल गैस हमारा क्या होता है, आदर्श गैस। नोबेल गैस क्या होता है हमारा, वह हो जाएगा हीलियम। मार्स गैस मेथेन, नोबेल गैस हीलियम। हाइड्रोजन क्या होता है, सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व की इसको बोल सकते हैं। सर्वाधिक हल्का हमारा गैस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, सर्वाधिक हल्का। और लिथियम क्या होता है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु हमारी क्या हो जाएगी, सबसे हल्की धातु हमारी क्या हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी, ठीक है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। मार्स गैस क्या होता है, मेथेन होता है। नोबेल गैस क्या होता है, हीलियम होता है। और सबसे हल्की अगर गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन बता देंगे, सबसे हल्की धातु पूछेगा तो आप लोग लिथियम बता देंगे। चलिए इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूछ रहा है सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु हमारी ओस्मियम होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, कठोर धातु। और कठोर धातु की बात करेगा तो आप क्या नाम देंगे, प्लेटिनम का नाम देंगे, ठीक है। और पूछेगा अगर सबसे कठोर पदार्थ, धातु और पदार्थ, यह सबसे कठोर धातु थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे कठोर धातु थी तो प्लेटिनम थी। अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो आप लोग हीरा को नाम देंगे। किसको नाम देंगे, हीरा को नाम देंगे। अगर स्टील की बात किया जाए तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है, इसमें प्रत्यास्थता सीमा सबसे अधिक होती है, ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु की बात करेगा तो आप लोग स्टील को नाम देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सर्वाधिक भारी धातु हमारी ओस्मियम हो जाएगी। सबसे कठोर धातु हमारी प्लेटिनम हो जाएगी। सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु की बात करेगा तो हमारी स्टील हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस जो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसको हम लोग N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारी कौन सी गैस है, हंसाने वाली गैस है। अगला नाम आ रहा है कि एसिटोफिनोन, यह कौन सी गैस है, तो ये हमारी आश्रु गैस है, ठीक है। यह कौन सी गैस है, आश्रु गैस हमारी कौन सी है, एसिटोफिनोन। चलिए एक बात आ रहा है ये हीलियम की, हीलियम का नाम आ रहा है तो इसको बारे में भी जान लेते हैं। तो हीलियम जो होता है हमारा गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस है। गुब्बारों में, कौन सी, गुब्बारों में तथा वायुयान के टायरों में, वायुयान जो हमारी होती है उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी। तो हंसाने वाली गैस कौन सी थी हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड थी। क्लोरोएसिटोफेनोन गैस हमारी कौन सी थी, आंसू गैस थी। हीलियम गैस जो होती है हमारी गुब्बारों तथा वायु यान के टायरों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो हमारा होता है वह हमारा होता है पिटवा लोहा। अब पूछ देगा कहीं कहीं कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पिटवा लोहा। जब कार्बन परसेंटेज कम होगा तो हमारा क्या होगा,
लोहे का शुद्धतम रूप होगा, क्योंकि जो हमारे खनिजों से जो हमारे अयस्क निकाले जाते हैं उसको पहले क्या किया जाते हैं, वो मैग्नेटाइट हेमेटाइट जो जो जिस रूप में पाए जाते हैं, किसी में 72% लोहा होता है, किसी में 70%। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम लोग दूर करते हैं। उसके बाद उसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा भी कम करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा लोहा प्राप्त होता है वो हमारा शुद्ध होता है। तो सबसे शुद्ध जो हमारा होता है वो हमारा कौन सा होता है, पिटवा लोहा जिसको बोलते हैं, ये हमारा पिटवा लोहा होगा, जिसको राट आयरन बोलते हैं। इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.02 से 0.0004%, यानी बहुत कम मात्रा में क्या होता है, इसमें कार्बन होता है, इसलिए यह क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। जो ढलवा लोहा जो होता है हमारा, यह क्या होता है, यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा सहता है, ठीक है। यह भंगुर होता है, इस पर चोट लगने पर क्या होता है, यह टुकड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, इसको हम लोग कास्ट आयरन भी बोलते हैं। यह पिग आयरन क्या होता है, यह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अभी हम पीछे बात किए थे, विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो हमारा होता है वो हमारी क्या होती है, चांदी होती है, ठीक है। शुद्धतम सोना होता है, सोना की बात करें तो सबसे शुद्धतम सोना जो हमारा होता है 24 कैरेट का जो सोना होगा वह सबसे शुद्धतम सोना होगा। ये भी कभी कभी आपको एग्जाम्स में आ सकता है। एक क्वेश्चन बोलेगा कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो हमारा क्या होता है, पायराइट्स हो जाएगा, क्या पायराइट्स हो जाएगा। जो हमारा बेवकूफ़ों का सोना होता है क्या हो जाएगा, पायराइट्स हो जाएगा, बेवकूफ़ों का सोना। चलिए, हीरा की तो बात की है, ये थे हम लोग की सबसे कठोर पदार्थ हमारा क्या है, हीरा है। एक बात आ रही है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो हमारी जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और इसको हम लोग जो परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। ये भी पूछ देता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आप लोग बता सकते हैं गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, ठीक है। जिंक पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया हमारी गैल्वेनाइजिंग कहलाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में संभवतः आने की पूरी चांसेस है। तो आप लोग इसको ध्यान से कर ले जाइएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, नहीं तो फिर एक दो बार वीडियो भी अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को पूरा दिमाग में रन करेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेज है बार्क वाला वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। उसको आपको 50 में 20 लाना ही लाना है, क्योंकि अगर यह इतना नहीं लाते हैं तो आप सेकंड स्टेज में नहीं बैठ पाएंगे, तो आपकी पूरी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। आगे की वीडियो भी कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे, और दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी क्या हो सके, फ़ायदा मिल सके। तो इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।